शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर लटकना पड़ता है। गला दबाकर मारा गया, चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। आखिर ये रेप नाम का शब्द हमारी जिंदगियों में कब आ गया? रेपिस्ट रेप क्यों करते हैं? ऐसी क्या सिचुएशन बन जाती है जो वो इतना घिनौना क्राइम कमिट करते हैं? अभी कोलकाता के केस ने हम सबको शॉक में डाल दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कोलकाता के केस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रेप तो रोज़ हो रहा है, रेप तो होते ही रहते हैं। तो हम इन जनरल जानेंगे कि रेपिस्ट रेप क्यों करते हैं, कितने टाइप के रेपिस्ट होते हैं, इस रेप से हम कैसे बच सकते हैं, ये रेप हमारे देश में कहाँ से आ गया और इस रेप को अब हम कैसे अपनी ज़िंदगियों से निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने शब्द सुना है रेप कल्चर? मतलब एक ऐसा कल्चर जहाँ पर रेप को नॉर्मलाइज किया जाता हो, रेप जैसे हीनियस क्राइम की गंभीरता को कम किया जाता हो। रेप कल्चर के एग्जाम्पल्स दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं और हमारे देश में भी। पर आज रेप की बात क्यों? क्या कोई नया रेप हुआ है? वेल, रेप तो रोज ही होता है, बट कोलकाता वाले इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अगस्त 2022 की ये रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि 2021 में रेप के 31,677 रजिस्टर्ड केसेस थे, यानी हर रोज एवरेज 86 केस थे। मतलब रोज 86 लोगों का रेप हो रहा था, जो कि रजिस्टर्ड था। अनरजिस्टर्ड तो पता नहीं कितने होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप के केसेस थे, जिसका सोर्स है NCRB का ये डेटा, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है। दिसंबर 2023 में पब्लिश हुई हुई ये रिपोर्ट देखिए, 2022 में 31,516 रेप केसेस दर्ज हुए। 83,000 से ज्यादा ऐसे भी केस थे जहां औरतों की इज्जत पर हमला हुआ। मगर अब चलते हैं एक और खतरनाक दृश्य को देखने। सरकार का एक और डिपार्टमेंट NHFS, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, दिखाता है कि कितनी ज्यादा मैसिव अंडर रिपोर्टिंग हुई है रेप केसेस की। 2015-16 में 80,000 औरतों का एक सर्वे हुआ। फिर लाइव मिंट ने इस रिपोर्ट को NCRB की रिपोर्ट से कंपेयर करा और पाया गया कि 99% रेप केसेस कभी भी रिपोर्ट ही नहीं होते, जिसमें इंक्लूडेड है मैरिटल सेक्सुअल वायलेंस, जो एक्चुअली हमारे देश में क्राइम कंसिडर ही नहीं करा जाता। पर चलो, अगर हम हस्बैंड से किए गए क्राइम्स को साइड रख भी दे तो भी 85% केसेस अब भी रिपोर्ट नहीं होते। This is such a massive under reporting. इस मैसिव अंडर रिपोर्टिंग का एक रीजन NCRB के दूसरे कुछ आंकड़ों से देखने को मिलता है, जिसमें 90% केसेस में अक्यूज जो होता है वो विक्टिम के जान पहचान का ही होता है, और करीबन 10% केसेस में तो अक्यूज्ड एकदम ही इमीडिएट फैमिली से थे। नवंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट्री पैनल को एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें भी कुछ आंकड़े सेम ही देखने को मिले। दिल्ली में हुई केसेस में 98% केस ऐसे थे जहां अक्यूज जान पहचान का था। 57% केस में फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड थे। जाहिर सी बात है कि अगर अक्यूज नोन होगा तो रिपोर्टिंग की पॉसिबिलिटी घट जाती है। खैर, अगर हम मैसिव अंडर रिपोर्टिंग को साइड भी रख दे तो 31,500 कोई छोटा नंबर नहीं है। फिर मीडिया इसे कवर क्यों नहीं करती? क्योंकि मीडिया से तो हम साल में 1-2 बार ही रेप की बात सुनते हैं। हर रेप अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, पर मीडिया के पैरामीटर्स इसके लिए बहुत अलग है। वो बस ऐसे ही रेप केसेस को प्रमोट करना प्रेफर करते हैं जिसको सुन के इंसान की रूह कांप जाए। मतलब कि दिल दहला देने वाला रेप, या तो गैंग रेप हुआ हो, या फिर रेप के साथ मर्डर हुआ हो, या फिर कोई बहुत सीरियस इंजरीज हुई हो, या फिर कोई बहुत ही छोटी बच्ची या बूढ़ी औरत का रेप हुआ हो, तो ही मीडिया प्रेफर करती है उसको दिखाना। ये पैरामीटर्स है मीडिया के रेप को रिपोर्ट करने के, जैसे कि 1992 का अजमेर केस, दिल्ली का निर्भया केस, मुंबई का शक्ति मिल्स केस, उन्नाव का केस, कठुआ का केस, हैदराबाद केस, हाथरस केस और 2024 का कोलकाता का मेडिकल कॉलेज केस। जैसे हर फेमस रेप केस की तरह इस केस में भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ दिनों तक मीडिया पे खबर चलेगी, नेता विक्टिम की फैमिली से मिलने जाएंगे, उनको कंसोल करेंगे, आम जनता प्रोटेस्ट करेगी, सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड करेगी, रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए इसकी डिमांड करेगी। कुछ दिनों तक सब लोग एक्टिव रहेंगे, देन विक्टिम की फैमिली को कंपनसेशन दे दिया जाएगा एंड थोड़े दिन बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। जैसे कि पुराने सारे रेप केसेस में हर चीज शांत हो गई, क्योंकि हर किसी को हमारी
हमारी औकात पता है, सरकार को हमारी औकात पता है। हम कुछ दिन तक बोलेंगे, कुछ दिन तक लड़ेंगे और फिर सब शांत हो जाएगा। बट ये सब होने के बावजूद रेप तो कभी भी नहीं रुका, रेप तो रोज हो रहा है, रोज 86 रेप्स हो रहे हैं। तो इसका रियल कॉज क्या है? अब जैसे कि मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए, 2022 में 31,516 लड़कियों का रेप हुआ। अब आपको ये बस नंबर लग रहा हो, पर सोचो इसके पीछे 31,516 लोग हैं, जिंदा लोग, हार्डमास के जीते जागते इंसान, औरतें और लड़कियां जिनके कुछ नाम थे, उनका एक परिवार था, उनकी कुछ हॉबीज थी, कुछ सपने थे, लाइफ में कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, बट सब एक झटके में खत्म हो गया। और अगर वो जिंदा बच भी गए तो अब उनकी लाइफ कोई ट्रॉमा से कम नहीं है। मेंटल ट्रॉमा, सेल्फ एस्टीम इशू, सोशल स्टिग्मा, शेम, गिल्ट, एंजाइटी, विड्रॉल, लोनलीनेस, इंसोमेनिया, ट्रस्ट इश्यूज, इवन आसपास में लोगों से रिलेशनशिप इश्यूज। 22 स्टडीज का एक मेटा एनालिसिस हुआ जिसमें 2106 रेप सर्वाइवर्स से बात की गई। उनसे बात करने के बाद पता लगा कि 81% रेप सर्वाइवर्स में रेप के एक हफ्ते बाद PTSD डायग्नोज हुआ, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो सवाल ये है कि एक भी लड़की को ऐसे दर्दनाक हादसे से क्यों गुजरना पड़ा? जब तक हमारे देश में एक भी केस है तब तक हमें इस रेप नाम के शब्द के अगेंस्ट बहुत कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मगर आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रेप को लेकर एक कैजुअल स्टैंस देखने को मिला। रेप कल्चर डेवलप कर दिया जहां पर रेप को नॉर्मलाइज किया गया। रेप के अराउंड अक्सर हम जोक्स भी सुनते हैं जो बहुत ही ज्यादा कैजुअल होते हैं। इसलिए आज हम इस रेप कल्चर की जड़ तक जाएंगे कि इसकी असली वजह क्या है। लुइस सीके दुनिया के टॉप स्टैंड अप कॉमेडियंस में से आते हैं और उन्होंने एक वीडियो में कहा कि अगर वो टाइम मशीन में पहले जा पाते तो वो हिटलर का रेप करते, फिर वो कुछ गलत नहीं कर पाता क्योंकि वो लो सेल्फ एस्टीम से जूझ रहा होता। इसी जोक को कंटिन्यू करते हुए वो कहते हैं कि रेप नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास रेप करने का कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो, मतलब आप किसी को फक करना चाह रहे हो और वो आपको ना करने दे रहा हो, तभी आपको रेप करना चाहिए। और ये सुन के ऑडियंस हंसती है। ये एक दूसरा वीडियो देखिए। जॉर्ज कार्लिन कहते हैं कि इन्होंने एक न्यूज पढ़ी जहां पर 81 ईयर ओल्ड लेडी का रेप हुआ और इनका रिएक्शन था, क्यों अगली बार रेप करते हुए थोड़ा सेलेक्टिव हो जाना। उसके बाद वो रेप पर एक पूरा सेट तैयार करते हैं जिसमें वो ऐसा डिस्कस करते हैं कि इक्वेटर पर ज्यादा रेप होते हैं या पोल्स पर ज्यादा रेप होते हैं। एंड अगेन ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है, बट सीरियसली इज ही योर इंस्पिरेशन? ये तो बात हुई रेप से रिलेटेड जोक्स की, बट रेप में कुछ लोग एक सैडिस्टिक एंटरटेनमेंट भी ढूंढते हैं। देखते हैं यूट्यूब के कुछ वीडियोस जो रेप को एकदम नॉर्मलाइज कर देती हैं। यूट्यूब पर लिखिए रेप सीन्स और आप देखेंगे कि बहुत सी फिल्मों के रेप सीन्स अलग से निकाल कर पोस्ट किए गए हैं। थंबनेल में भी यही है। टाइटल में रेप सीन के साथ लिखा है हॉट सीन, सेक्सी सीन। इनके मिलियन व्यूज हैं। बिफोर यू मिनी थिएटर वालों ने डाला है यामी गौतम रेप सीन फ्रॉम मूवी काबिल। DRG रिकॉर्ड्स ने वीडियो डाला है शक्ति कपूर ने लड़की के साथ जंगल में कर डाला मंगल। रेड वाइन मूवी के चैनल ने वीडियो डाला है जब गुंडे ने लूटी माधुरी दीक्षित की इज्जत। माधुरी दीक्षित बेस्ट रोमांटिक सीन। इस वीडियो में 68 लाख व्यूज हैं। किसी के लिए रेप मजाक का विषय है तो किसी के लिए रेप एक रोमांटिक सीन है। ये तो बात हुई फिल्मों की, लेकिन लोग एक्चुअल रेप वीडियोस देखना चाहते हैं, इसलिए पॉर्न साइट्स पर ऐसी कैटेगरी अवेलेबल है, रेप पॉर्न, चाइल्ड पॉर्न। और आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे इंडियन पॉर्न हमें किल कर देगी, बिकॉज जितने भी लोग ये रेप करते हैं उनको मोटिवेशन, उनको आइडियाज ये पॉर्न वीडियोस देख के ही आते हैं। और उस वीडियो में 5.6 मिलियन व्यूज गए। बट शर्म की बात यह है कि उस वीडियो का सबसे टॉप कमेंट था, मोटिवेशन लेने आया था बट दीदी को देख के हिला लिया, और इस कमेंट पे 14,000 लाइक्स है। यही है रेप कल्चर, इसी को ही कहते हैं कैसे हम इतनी ज्यादा बुरी चीज को नॉर्मलाइज कर देते हैं। हम किसी को भी कमेंट करने से पहले कुछ नहीं सोचते कि वो एक एक्चुअल इंसान है, उसके कोई इमोशंस है, उसकी कोई फीलिंग्स है, और क्या हम इतना बुरा लिखते हुए अपने आसपास अपनी माँ, अपनी बहन को देखते हैं कि अगर कोई इनको ऐसा बोलेगा तो उनको कैसा महसूस होगा। डार्क वेब पर एक वेबसाइट थी वेलकम टू वीडियो, जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, आप बिलीव नहीं करोगे कितनी वीडियोस अपलोडेड थी, 2.5 लाख वीडियोस। अगेन आप बस इस नंबर को देखोगे, बट इस 2.5 लाख के पीछे 2.5 लाख बच्चे हैं, और लोग इन वीडियोस को देखते थे, इन्हें एंजॉय करते थे, जहां पर बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस होती थी। 2019 में पुलिस ने इस वेबसाइट का 8 TB डेटा सीज करा और 337 लोगों को
अलग अलग देशों से गिरफ्तार करा और 23 चिल्ड्रन को रिहा करा जो इनके कैद में थे। पॉर्नहब भी एक मेजर वेबसाइट है जिसपे चाइल्ड पॉर्न की वीडियोस मिली। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा द चिल्ड्रन ऑफ पॉर्नहब, और उसके बाद मास्टर कार्ड एंड वीजा ने अनाउंस किया कि आप उनका कार्ड पॉर्नहब पे यूज नहीं कर सकते, विच इज आई गेस वेरी गुड। मगर उसके बावजूद रेप पॉर्न आज भी समाज की एक कड़वी सच्चाई है। 2019 में जब हैदराबाद केस हुआ था तो एक पॉर्न साइट पे उस विक्टिम का नाम 80 लाख लोगों ने सर्च करा था। 80 लाख ऐसे लोग थे जो उस लड़की को चीखते चिल्लाते हुए सुनना चाहते थे और उसमें उनको एक सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा था। और आजकल तो लोग ओपनली सोशल मीडिया पे भी रेप थ्रेट्स दे देते हैं जस्ट इसलिए क्योंकि वो किसी औरत की बात से सहमत नहीं है। मैं इतने सारे फीमेल क्रिएटर से बात करती हूँ, उनको जानती हूँ, और सबसे ही मुझे कॉमन फीडबैक मिलता है कि ऐसे थ्रेट्स, गंदे गंदे मैसेज तो डीएम्स में आते ही रहते हैं और आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। एक क्रिकेटर ने एक बात कही जो शायद किसी को सही नहीं लगी तो उनकी बच्ची को रेप थ्रेट्स आने लगे, और ये घिनौना इंसान एक आईआईटी ग्रेजुएट था। 2 ऐप बनाए गए, सुली डील्स और बुली बाई। इन पर कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम महिलाओं के नीलामी के इश्तिहार लगाए गए। कुछ ऐसी महिलाएं जो खुलकर पॉलिटिकल व्यूज रखती थी। अग्रिमा जोशुआ एक स्टैंड अप कॉमेडियन थी। उन्होंने मजाक उड़ा दिया कोरा प्लेटफॉर्म का, लोगों की बेवकूफी का और रूमर्स का। बट कुछ बेवकूफ लोगों ने उनको अक्यूज करा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक उड़ाया है। अग्रिमा ने माफी भी मांगी और वीडियो भी हटा ली, लेकिन शुभम मिश्रा नाम के एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो बनाई और उसमें उनको रेप थ्रेट दी। ऐसे ही एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर को रेप थ्रेट दी। एक थी कबूतर का वीडियो देखा कि नहीं? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनके किसी टीवी सीरियल में उन्होंने आर्मी की इंसल्ट करी। जरा आप मुझे बताइए कि देश, धर्म, संस्कृति और विचारधारा को बचाने का ये कौन सा तरीका है? अगर आपको किसी की कोई बात ठीक नहीं लगती तो आप उनको काउंटर कर सकते हैं इन अ डिसेंट वे। आप एविडेंसेस ला सकते हैं, आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं, आप अपनी थ्योरीज ला सकते हैं। लोग आपको सुनना चाहेंगे। बट हमें बहुत ही आसान तरीका लगता है किसी को भी रेप थ्रेट दे देना। इसमें कोई भी अगर मगर नहीं हो सकती। रेप इज रॉन्ग, किसी की बात से सहमत नहीं है उनको काउंटर कीजिए। रेप थ्रेट इज रॉन्ग, फुल स्टॉप। इसमें कोई भी अगर मगर नहीं है। अगर कोई रेपिस्ट है तो वो दरिंदा है, वो एक शैतान है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन समाज रेप को इस तरह देखता है कि अगर किसी में ज्यादा सेक्सुअल अर्ज है तो वो रेप कर देता है। अभी एक फिल्म आई है महाराजा, उसमें भी रेप को इसी तरह डिपिक्ट किया गया। रेप का असल कारण क्या है ये जानने के लिए बहुत सारे रेपिस्ट्स का इंटरव्यू किया गया और इसके बाद हमें पता लगता है कि रेपिस्ट 3 कैटेगरी के होते हैं: पावर रेपिस्ट, एंगर रेपिस्ट एंड सैडिस्ट रेपिस्ट। पावर रेपिस्ट वो रेपिस्ट होते हैं जो सेल्फ वर्थ इश्यूज से पीड़ित होते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होता, सोशल स्किल्स नहीं होते, लो सेल्फ एस्टीम होती है। एक ऐसे एक्ट के थ्रू ये पावरफुल फील करना चाहते हैं, उतना ही फोर्स लगाते हैं जितना विक्टिम को ओवर पावर करने के लिए जरूरी है। उसके बाद आते हैं एंगर रेपिस्ट। ये वो रेपिस्ट होते हैं जिनमें गुस्सा होता है और इस एक्ट के थ्रू वो अपने गुस्से को निकालते हैं। ये बहुत ही अब्यूजिव होते हैं, गालियां देते हैं और विक्टिम अगर रेजिस्ट नहीं भी करे तब भी वायलेंस करते हैं। विक्टिम को जान से भी मार सकते हैं और विक्टिम के साथ बहुत ही कम समय तक होते हैं। और तीसरे टाइप के रेपिस्ट होते हैं सैडिस्ट रेपिस्ट, जिनको दूसरे के मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से प्लेजर फील होता है। ये विक्टिम को किडनैप कर सकते हैं और लंबे समय तक टॉर्चर कर सकते हैं। इन एटीट्यूड्स को समझना चाहा मधुमिता पांडे ने। वो अपने क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री कंप्लीट कर रही थी जब निर्भया कांड हुआ। ये सुनकर उन्होंने काफी ट्रबल्ड फील करा और वो निकल पड़ी ये जानने के लिए कि कैसे कोई रेप कर सकता है। तिहाड़ जेल में बंद 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट से उन्होंने बात की और साथ ही 65 कन्विक्टेड मर्डरर्स से भी उन्होंने बात की और उनको एक साफ अंतर दिखाई दिया। ज्यादातर मर्डरर्स को अपने किए गए कांड का बहुत ही बड़ा रिग्रेट था। ये भी एहसास था कि उनके एक्शन से किसी दूसरे की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन रेपिस्ट के साथ बिल्कुल ऑपोजिट था। ज्यादातर रेपिस्ट को अपने किए गए पे इतना ज्यादा गिल्ट नहीं था और ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो एक बार रेप करता है वो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, मतलब वो बार बार ये चीज करते हैं। तो सवाल ये है कि उन्हें रिग्रेट क्यों नहीं है। मधुमिता ने उन्हें 2 क्वेश्चनर दिए, MMIS मल्टीकल्चरल मस्कुलिनिटी आइडियोलॉजी स्केल और एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन टेस्ट। और इसके बाद ये सामने आया कि उन रेपिस्ट्स के औरतों को लेके बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव व्यूज थे। इनफैक्ट निर्भया कांड का एक ये रेपिस्ट ये कह रहे हैं कि जितनी गलती लड़के की होती है उतनी गलती लड़की की भी होती है। मतलब एक ऐसा केस जो पूरे वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया तब भी उस रेपिस्ट को ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उसने कुछ बहुत ज्यादा गलत करा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था मर्डरर्स के बीच और रेपिस्ट के बीच। बट सवाल ये है कि ये रिग्रेसिव व्यूज आते कहां से है। एक्चुअली इंसान अपने एनवायरमेंट का
प्रोडक्ट होता है। ये कहना कि कॉमेडी को बस कॉमेडी की तरह देखो, फिल्मों को बस फिल्मों की तरह देखो, पॉर्न वीडियो को सिर्फ एंजॉय करने के लिए देखो, ये कहना काफी ज्यादा गलत होगा। बहुत सी साइकोलॉजिकल स्टडीज ने बार बार ये साबित करा है कि जिस तरीके का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वैसे ही हमारी साइकी डेवलप हो जाती है। इसलिए जैसे कि बहुत सारे सिंगर्स को हम देखते हैं वो लड़कियों को गानों में ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तो लोग इसे सुन सुन के सोचते हैं कि ये सब बहुत ही नॉर्मल है, किसी को भी कुछ भी बोल देना एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, इसलिए दिस शुड स्टॉप। बस आप मूवीज को मूवीज की तरह से देखो, ये कह के यू कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम क्रिएटिंग सच बैड मूवीज जिसमें रेप को नॉर्मल किया जाता है। एक बहुत ही फेमस इंडियन एक्टर जब अपनी एक मूवी के लिए शूट कर रहे थे जिसमें वो एक अखाड़े में जाते थे शूट करने के लिए, तो उन्होंने ऐसा बताया एक इंटरव्यू में कि अखाड़े के बाद जब वो बाहर आते थे तो उनको एक रेप विक्टिम जैसा फील होता था। हम उनसे दरखास्त करेंगे कि एक बार वो जाकर किसी रेप विक्टिम से बात करे कि उनको कैसा महसूस होता है। आपने देखा कैसे रेप जैसे शब्द को इतना नॉर्मली बोल दिया गया है इस इंटरव्यू में। किसी भी रैंडम चीज को रेप से कंपेयर ना करे, जैसे कि एक मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन, इसमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक लड़की को अपने मोलेस्टर्स को माफ करने के लिए कहता है, और माफ करने के लिए भी इस बेसिस पे कहता है कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को देख के तो मरे हुए इंसान का भी दिल धड़क जाए। और फिर सोनू निगम का कैरेक्टर कहता है कि अगर तुमने इन दोनों लड़कों को अब भी माफ नहीं करा इसका मतलब तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड है। ये एक दूसरा सीन देखो जहाँ पर एक पर्वर्ट बुढ़ा एक औरत को अपनी गोदी में बिठाता है और उसके साथ गलत हरकतें करता है। बैकग्राउंड में कॉमेडी वाला म्यूजिक चल रहा है। हमारी बॉलीवुड की कुछ बहुत ही फेमस मूवीज ऐसी भी हैं जिनमें ये थ्योरीज है कि रेपिस्ट की रेप विक्टिम से शादी करा देनी चाहिए, जैसे कि फिल्म राजा की आएगी बारात, और ऐसी कुछ और फिल्म जैसे कि अनिल कपूर की फिल्म बुलंदी और बेनाम बादशाह और गोविंदा और जूही चावला की फिल्म भाग्यवान में दिखाया गया। एक बहुत ही फेमस फिल्म 30 मार खां जो आप सबने देखी होगी, जिसका एक बहुत फेमस डायलॉग है, तवायफ की लुटती इज्जत को बचाना और 30 मार खान को पकड़ना दोनों ही बेकार हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में जहां पर रेप को एज अ शैलो प्लॉट डिवाइस दिखाया जा रहा था बहुत ज्यादा पॉपुलराइज होने लगी। मिड 1970s में ये इतना बढ़ गया था कि गवर्नमेंट ने फिल्म प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टिव भेजा कि वॉयलेंस और रेप सीन्स कम कीजिए। केवल शक्ति कपूर अकेले ही ऐसी 80 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे। गुलशन ग्रोवर ने ऐसी 20 से ज्यादा फिल्में करी। डैनी एंड रंजीत ने 100 से ज्यादा ऐसी फिल्में करी, और कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग प्रेम चोपड़ा ने तो 200 से ज्यादा फिल्में ऐसी करी। फिर एक फिल्म थी दे दे प्यार दे, अजय देवगन और तब्बू की, जिसमें रेप सर्वाइवर्स का मजाक उड़ाया गया। फिर बात करते हैं कबीर सिंह की। कबीर सिंह में हीरो लड़की का नाइफ पॉइंट पे रेप करने की कोशिश करता है और इस सीन में कॉमेडी ढूंढी गई। चलो फिल्मों को साइड रखते हैं, गानों की बात करते हैं। एक अंडरग्राउंड सॉन्ग आया था मैं हूँ बलात्कारी, और ये अब भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि रेप को फिल्मों में, गानों में, स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं होना चाहिए, बट पॉइंट ये है कि इतने बड़े सोशल इविल के अगेंस्ट आप लोगों को एम्पथाइज कर रहे हो या फिर उन्हें स्टिग्मेटाइज कर रहे हो। बहुत सी ऐसी फिल्म भी है जहां पर रेप को एक बहुत ही ज्यादा समझदारी से पोर्ट्रे करा गया है, और वो फिल्म हमारी सोसाइटी पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। जैसे कि बवंडर जो राजस्थान के गैंग रेप की सच्ची कहानी पर बेस्ड थी, या फूलन देवी की कहानी पर बनी बैंडिट क्वीन में जब आप रेप का डिपिक्शन देखते हो तो आप सिहर जाते हो। नॉट टू फॉरगेट उड़ता पंजाब। पुरानी फिल्मों में रेप विक्टिम को या तो विलन गोली मार देता था या वह सुसाइड कर लेती थी, लेकिन उड़ता पंजाब में ना ही केवल रेप को सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया गया है, बल्कि रेप विक्टिम के लिए भी उम्मीद दिखाई गई है कि उसे प्यार मिल सकता है, वह इस ट्रॉमा से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी खुशी से जी सकती है। निशांत, दामिनी, क्रांतिवीर, पिंक और आर्टिकल 15 भी काफी पावरफुल फिल्म्स थी। तो फिल्म मेकर से दरखास्त है कि अगर आप कोई मसालेदार फिल्म बनाना चाहते तो आप एक्शन फिल्म्स बनाइए, बट ऐसे सीरियस टॉपिक को सीरियस फिल्म मेकर्स के लिए छोड़ दीजिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इस गंदी टीवी एडवर्टीजमेंट पे भी नजर डालें, जहां पर एक लड़की होती है और 4 लड़के आते हैं और बोलते हैं एक एक शॉट ले, और वो लड़की घबरा जाती है और फिर वो लेयर्स का परफ्यूम्स पे निकालते हैं और उसको अपने ऊपर स्प्रे करते हैं। इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस कहते हैं कि हिंसक गालियां जब तक वो अपनी कॉमेडी में ना दे तो उनकी कॉमेडी में एक वजन ही नहीं आता, उनकी कॉमेडी में एक पंच ही नहीं आता। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम जो गालियां देते हैं उससे भी रेप कल्चर डेवलप हो रहा है, रेप नॉर्मलाइज हो रहा है, जिस तरीके की फिल्में हम देखते हैं उससे रेप नॉर्मल हो रहा है, तो आप आज एक प्लेज लीजिए कि आप आज के बाद कोई भी ऐसी गाली नहीं देंगे। वो गाली बस हम 2 सेकंड के लिए बोल तो देते हैं, बट उससे हमारा देश एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और इस रेप कल्चर की वजह से ही ऐसा होता है कि जब कोई लड़की जिसके साथ रेप हुआ हो वो आवाज उठाने लगती है तो लोग उसी पे ही उंगली उठा देते हैं। और बहुत से पंचायत में तो ऐसा होता है कि किसी ने अगर रेप करा तो उसको बस 4-5 थप्पड़ मार दो और
जाने दो। और मान लो अगर केस कोर्ट तक पहुंच भी गया तो कोर्ट में वकील के द्वारा क्रॉस क्वेश्चनिंग में बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए रेप केसेस का कन्विक्शन रेट बहुत ही नीचे है, जिसके आधार पे कुछ बेवकूफ लोग ये कहते हैं कि ज्यादातर रेप केसेस झूठे होते हैं। नेता भी अक्सर रेप के बारे में बहुत ही पैथेटिक स्टेटमेंट्स देते हुए पाए गए, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे और बहुत से लोगों का पर्दाफाश करेंगे। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंचो तो इस बार चुप मत रहना। सरकार को हमारी औकात पता है कि हम 2-3 दिन सोशल मीडिया पर बोलेंगे और उसके बाद सब शांत हो जाएगा, बट इस बार तुम्हें चुप नहीं रहना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, स्टोरीज पे वीडियो का लिंक लगाओ ताकि लोगों को पता लगे कि एग्जैक्टली रेप क्यों हो रहा है, रेप का रियल कॉज क्या है, लोग रेप क्यों करते हैं। ये डिटेल्ड और रिसर्च्ड वीडियो आपके लिए लाने का मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट था हमारे देश को जागरूकता की ओर ले जाने के लिए। जय हिंद।